चलिए नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 का नाम क्या है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो हमारे जो एंशिएंट इरा के लोग थे, जो एंशिएंट इंडियन थे, वो कैसे खाद्य के संग्राहक से खाद्य भंडार की ओर तथा अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नवपाषाण काल आते आते उन सबों के पास रहने का आवास तथा उन्हें जब वो मृत हो जाते थे, जो उनके रिश्ते सगे संबंधी मर जाते थे, तो उन्हें दफनाने का जो उनका पद्धति थी, उसे भी हम अवगत हो गए थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं आरंभिक नगर। क्या पढ़ेंगे? आरंभिक नगर। जो प्रारंभिक नगर थे वो किस प्रकार थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम कहानी जब पढ़ते हैं तो हम एक सोचने वाले प्राणी बने, यानी कि हम अगर किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उस पर तर्क करें, विचार करें, समझें। तो यहाँ हम देखते हैं एक दो बच्चे हैं जिसका नाम है जसपाल और हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत दोनों मैदान में खेल रहे थे। उस मैदान के आसपास एक पुराना घर था। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग खंडहर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहते थे। उन दोनों ने देखा कि जो एक पुराना घर है, वहां पे कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं उसे भूथा घर कहा करते थे। तो इसलिए उस पर हमने कभी गौर नहीं किया। वैसे ही आप भी देखे होंगे, आपके शहर में, गांव में कुछ ऐसे नक्काशी, ऐसे ऐसे घर होंगे जो बहुत पुराने होंगे और वहां जाने से कुछ लोग डरते हैं, लेकिन वो बहुत सदियों पुरानी, सालों से, सदियों, बहुत ही सालों से वो वैसे ही जस के तस पड़े हुए हैं। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है इसमें जो इसकी तारीफ हो रही है। तभी एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। जो घर बनते हैं, घर में जो डिजाइन होता है, उसे उसकी वास्तुकला कहते हैं। मतलब उसके जो बनाने के तरीके होते हैं, उसे वास्तुकला कहते हैं। क्या आपने क्या आपने कहीं लकड़ियों पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरे महिला ने कहा। जो लकड़ियों पे सुंदर सुंदर बनावट होते हैं, उस घर के में भी लकड़ियों पे सुंदर सुंदर नक्काशी किए हुए, जो लकड़ियों पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं, उसे नक्काशी बोला जाता है। ठीक है, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर में लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तब जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि ये तो पुराना खंडहर है, इसको संरक्षण की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो पुराना खंडहर है उसे संरक्षण की क्या आवश्यकता है, यह सोचते सोचते सोचने लगे। तब आगे देखते हैं कि हम ये जो हमारे पुराने जो खंडहर होते हैं, जो पुराने हमारी सभ्यता के प्रतीक होते हैं, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी, किसकी कहानी पढ़ेंगे? हड़प्पा की। हड़प्पा, चलो हम जानते हैं कि ये हड़प्पा गया है। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। जो हमारे आसपास जो पुरानी इमारतें हैं, आप अगर उन्हें गौर से देखें तो हम अगर उनके बारे में कुछ विश्लेषण जानना चाहें तो आप देखते हैं कि वो कहा हर हर घर कुछ न कुछ अपनी कहानी बताता है। या तो वो ये बता रहा है कि मैं कितने साल पुराना हूँ, मेरी जो डिजाइन है वो कैसे है, मैं किस किस चीजों से बना हूँ, मुझे किस तरह के लोग मेरा प्रयोग करते थे। तो बोल रहा है कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यह यह जो कहानी है वह जब जब भारत में जब भारत देश गुलाम था, ब्रिटिश इस पे शासन कर रहे थे, उस समय जब भारत में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई जा रही थी? पंजाब में। पहले जो पहली रेलवे लाइन तो भारत में बिछ चुकी थी, मुंबई टू थाने। लेकिन जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी,
तो वहां पे तो इस काम में जुड़े इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा सभ्यता मिला। वहां के इंजीनियर अब बना रहे थे तो उनको हड़प्पा की सभ्यता मिली, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सॉरी। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। उन्होंने क्या सोचा कि इस खंडहरों से क्या मिलेगी, अच्छी अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो वहां पास में जो एक पुरानी सभ्यता थी, जिसके बहुत सारे हजारों ईंटों को निकाल लिया तथा वहां की सभ्यता को जो वहां के बहुत सारे बिल्डिंग थे, जो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी बिल्डिंग उनको बर्बाद कर दिया। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। जब 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो उसके 80 साल बाद, मतलब कि अगर कहा जाए तो क्या हुआ कि 30 साल बाद, मतलब जब रेलवे लाइन बिछ गई उसके 30 साल बाद क्या हुआ, पुरातत्वविदों ने ये देखा कि यहाँ पे एक क्या है, खंडहर नुमा बहुत सारे मकान हैं। जब उस पर विश्लेषण किया, जब उस पर रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि बहुत ही बड़ी सभ्यता की निशानी है, यह बहुत बड़ी संस्कृति सभ्यता की निशानी है। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। अगर कहा जाए तो सबसे प्रारंभिक शहर कौन है, तो हड़प्पा। सॉरी। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों जो इमारतें और चीजें मिली, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब इसकी हड़प्पा सभ्यता ही इसे क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सबसे प्रारंभ में हड़प्पा की खोज की गई थी, इसीलिए उस स्थल का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा है। ठीक है। इन शहरों का निर्माण कब किया गया था, तो 4700 साल पहले, ईसा पूर्व 4700 साल पहले इनका क्या इनका इनका निर्माण किया गया था। इन सभ्यता का निर्माण कब किया गया था, 4700 साल पहले। चलिए, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? कहा जा रहा है कि जो हमारे जो कल्चर है, हमारे जो आसपास में हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पुराने घर होते हैं उसे हम तोड़कर उस जगह पे नए घर बना देते हैं। तो इस पे प्रश्न दिया गया है कि क्या उन पुराने घरों को तोड़ना चाहिए या उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, अगर जो विशेष इमारतें हैं जिसपे अच्छी कलाकृतियां होती हैं, तो उसे सरकार संरक्षण में ले लेती है। जैसे कि हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे जो मकबरे होते हैं, तथा बहुत सारे जो सभ्यताओं के अवशेष होते हैं, जैसे कि हुंसगी है, यहाँ पे चिरांद है, ये जो उत्तर प्रदेश में महागड़ा है, कोल्डीवा है, बुर्ज होम है, ये सब जगह में जब जब कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसके
हमारे इतिहास, हमारे पास, हमारे अर्ली ह्यूमन के बारे में पता चलता है, तो उन सबों को संरक्षण सुरक्षित रखा जाता है, तो सरकार के द्वारा उनको संरक्षण मिलता है। लेकिन जो हमारे जो डेली यूजर्स के जैसे होते हैं, तो आदमियों के पास जहाँ पे आवाज ज्यादा होता है, तो उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो पुराने घरों को संरक्षित कर सके, तो वो या फिर उनके पास उतना प्लेस नहीं होता है, तो वही पुराने घरों के ही अवशेष पे वो तोड़कर नए घर बना देते हैं। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी, जो हमने अभी तो पढ़ा था हड़प्पा शहर, हड़प्पा नगर के बारे में, तो हम जान कि इनकी विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कोई कोई को दो या उससे ज्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। बोल रहा है कि इन नगरों में से कई को, मतलब यहाँ पे बहुत सारे नगर मिले थे, जिनमें से लगभग लगभग मतलब कि पूरे नहीं, लगभग अधिकांश नगरों को दो भागों में डिवाइड किए गए थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, जो पश्चिम का भाग होता था वह छोटा होता था, और जो पूर्व भाग होता है वह बड़ा होता था। है, जो पश्चिम भाग होता था वह ऊंचाई पर बना होता था। जो पश्चिम भाग होता था, मतलब हर नगर के दो पार्ट किए रहते थे, पश्चिम और पूर्व। जो पश्चिम का भाग होता था वो ऊंचाई पे बना होता था, और तो उसे और हिस्सा बड़ा होता था, लेकिन वह निचले इलाके में था। जो पूर्व हिस्सा होता था वो निचला इलाका होता था। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई पे, जहाँ पे कम जहाँ पे जो ऊंचाई पे घर बने होते थे, जिसका भाग कम होता था, उसे पुरातत्वविद जिनके जो हमारे अर्ली एंशिएंट इरा के बारे में बताते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पे जो ऊंचाई पे स्थित है, उसे नगर दुर्ग नाम दिए, मतलब कि दुर्ग, यानी कि जो जो उस समय के जो संपन्न वर्ग के लोग थे वो नगर दुर्ग में रहा करते थे। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, और नीचे में जो हमारे जो उस समय की प्रजा थी, उस समय के जो लोग थे वो नगर में रहा, निचले नगर में रहा करते थे। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो उस समय भी जो दोनों हिस्से उनकी चार दीवारी जो बनाई जाती थी, वो किस प्रकार बनाई जाती थी, पक्के ईंटों से। आप सोचिए 4700 साल, आज से 4700 साल पहले की जो ये बनावट थी, वो उस समय भी पक्के ईंटों का उपयोग किया गया था। यानी कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, जो हमारा उपमहाद्वीप है, उस समय सबसे पहला नगर हड़प्पा नगर है, और हड़प्पा नगर में ईंट के इन पक्के ईंटों का उपयोग किया गया था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। क्या बोल रहा है, जो उस समय की ईंटें थी वो इतनी अच्छी से पकाई गई थी कि वो ईंटें आज भी खड़ी हुई हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। मैं उस समय दीवार बनाने के लिए दीवारों को इस प्रकार बनाया जाता था, जो दीवार बनाने के लिए ईंटों को इस प्रकार जोड़ा जाता था कि वो दीवार आज भी इतने सालों बाद, 4700 साल बाद भी वो दीवार उसी प्रकार खड़े हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी उन्हें, कि कई नगर होते थे, कुछ नगर ऐसे भी हैं जहाँ पे जो नगर दुर्ग है वहां पे अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग प्रकार से इमारतें, घर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। हड़प्पा हड़प्पा के बाद दूसरा एक विशेष शहर था, वो था मोहनजोदड़ो। तो बोल रहा है कि हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो था, जिसे विशेष खास था, एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जिसे हमारे पुरातत्वविद ने कहा महान स्नानागार, मतलब एक बहुत बड़ा ही स्नानागार बनाया गया था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। उस समय ईंटों उस तालाब को बनाने के लिए ईंट तथा प्लास्टर,
प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जो प्लास्टर और जो ईंट की जुड़ाई थी उसमें पानी का रिसाव न हो, इसलिए क्या किया गया था, उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब जो जो तालाब था, तालाब के चारों ओर कमरे थे और जो तालाब में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उस तालाब को भरने के लिए पानी कहाँ से उपयोग किया जाता था? कुओं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। जब कोई विशेष अवसर होता था, यह हमारे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है। जब कोई विशेष अवसर आता था तो सभी मिलकर यहाँ स्नान किया करते थे, और जब उनका यूज नहीं होता था तो उसे पानी को क्या कहते थे, ड्रेन कर देते थे, निकाल देते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। जो कालीबंगा है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा लोथल और कालीबंगा जो शहर है, वहां पे क्या क्या अवशेष मिले हैं? अग्निकुंड के, यानी कि यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिला है। भंडार गृह मतलब जो हमारे एंशिएंट इंडिया के लोग भोजन संरक्षण कृषि कार्य में संलग्न हो गए, और जो अपने खाद्य जो भोजन जो जो खेत से जो अन्न प्राप्त होता था, जो उगाते थे, जो जो खेतों से उन्हें अन्न मिलता था कृषि कार्य के द्वारा, उसे वो खाद्य भंडार, उसे वो भंडार गृह में सुरक्षित रखते थे। तो ऐसे भंडार गृह हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में बहुत ही पर्याप्त रूप में मिले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों में भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। यानी कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के जो प्रांत हैं, ये इन क्षेत्रों में मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों में से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। पुरातत्व जो विद हैं उन्हें इन क्षेत्र पे विस्तृत रूप से बर्तन मिले हैं। लाल बर्तन, मिट्टी के लाल बर्तन, लाल रंग से उन्हें पॉलिश किया जाता था। काले रंग के चित्र बनते थे जिन पर काले रंग के चित्र बने होते। पत्थर के बाट, बाट जिन्हें जानते होंगे, जैसे अभी गांव में हम जाएंगे तो गांव में पत्थरों के बाट का उपयोग नापने के लिए किया जाता था। जैसे 1 किलो, तो वहां पे एक बाट रखा जाता है 1 किलो का, उसे 1 किलो या 1 सेर भी बोला जाता है। ठीक है, मुहरे, मुहरे मतलब जो सील होता है, मन के माले, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड होते थे। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो यहाँ पे है और ये हड़प्पा यहाँ पे है। जो चान्होदड़ो ये क्षेत्र है, सुत्काको है, ये हमारा धौलावीरी, ये सुरकोटा, लोथल, कालीबंगा। तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो हड़प्पा, जो हमारे देश की, जो इस उपमहाद्वीप के सबसे पहला नगर था, वो हड़प्पा नगर था, और उसके इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल फिर से पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और अपने आसपास देखिए और सोचिए कि ये ऐसा क्यों। ठीक है, अपने आप में चर्चा कीजिए, एक सोचने वाले प्राणी बनिए। ठीक है, धन्यवाद।